इस वीडियो में मैं हरारत के असरात के बारे में बात करूंगी। इन दो वीडियोस को देखें। बाएं तरफ हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है और पानी बन रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक फेज चेंज है जहां सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, यानी एक हालत से दूसरी हालत में जा रहा है। और दाएं तरफ हमारे पास चाय की प्याली है जिसमें से भाप उठ रही है। इस मिसाल में लिक्विड गैस में बदल रहा है। अब ये सब कैसे होता है? सॉलिड आखिर लिक्विड में क्यों बदलता है और लिक्विड कैसे गैस में तब्दील होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें चीज़ों पर हरारत के असरात को देखना होगा, क्योंकि यही हरारत है जो ये तब्दीलियां लाती है। चलें सीधा असल बात पर आते हैं। तो एक बर्फ का टुकड़ा सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। अब देखते हैं कि सॉलिड कैसा नजर आता है। ये देखें कि सॉलिड के ज़रात किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये बहुत करीब करीब होते हैं। दूसरी तरफ लिक्विड के ज़रात इतने करीब करीब नहीं होते। तो फिर सॉलिड लिक्विड कैसे बनता है? होता यह है कि सॉलिड अपने इर्द गिर्द से हरारत जज़्ब करता है और ये हरारत ज़रात को वाइब्रेट करवाना शुरू कर देती है। आइए इसे करीब से देखते हैं। सॉलिड के अंदर ज़रात को जब ये नई हरारत मिलती है तो वो मुतहरिक हो जाते हैं और इसी वजह से वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिलना शुरू कर देते हैं। और ये हिलना ज़रात को इधर उधर हरकत करवाता है और वो अपने पड़ोसी ज़रात से टकराता है। और जब ऐसा होता है तो ज़रात के दरमियान फासला आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराकर आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ज़रात दूर चले जाते हैं और फिर आपके पास लिक्विड रह जाता है जहां ज़रात के दरमियान फासला सॉलिड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस खुलासा यह है कि हरारत इन ज़रात ने जज़्ब कर ली। इन ज़रात ने हरारत की वजह से उछलना शुरू किया और फिर एक दूसरे को दूर पुश कर दिया और यूं सॉलिड लिक्विड बन गया। तो लिक्विड गैस में कैसे बदल सकता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं और गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही ढीले ढाले होते हैं। अब लिक्विड गैस में कैसे बदलता है? कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था। लिक्विड अपने इर्द गिर्द से हीट जज़्ब करता है और जब ऐसा होता है तो ये पार्टिकल्स फिर से हिलना और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं और फिर दूसरे पार्टिकल्स से टकराते हैं और इससे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि लिक्विड गैस में बदल जाता है। अच्छा, तो एक सॉलिड बदल सकता है लिक्विड में जब वो अपने इर्द गिर्द से हरारत जज़्ब करे, और लिक्विड गैस में बदल सकता है जब वो अपने इर्द गिर्द से हरारत जज़्ब करे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इसका उलट भी हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि गैस लिक्विड में बदल जाए और लिक्विड सॉलिड में बदल जाए? बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्याली से निकलने वाला वाटर वेपर किसी प्लेट पर कलेक्ट या कंडेंस हो सकता है और इस तरह हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि लिक्विड को फिर किसी बर्तन में जमा करके जमाया जा सकता है और आखिर में हमारे पास बर्फ आ जाएगी। तो हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? पिछली सारी मिसालों में जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे थे तो हम चाहते थे कि सॉलिड हरारत जज़्ब करे, और जब लिक्विड गैस में बदल रहा था तो हम चाहते थे कि लिक्विड हरारत जज़्ब करे। इस बार हम इसके बिल्कुल उलट करेंगे। गैस को लिक्विड में बदलने के लिए हमें गैस से हरारत निकालनी होगी। लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए भी हमें गैस से हरारत निकालनी होगी। और यही काम रेफ्रिजरेटर करता है। जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ये पानी से हरारत निकाल देता है, फिर इसे ठंडा कर देता है और फिर पानी बर्फ में बदल जाता है। तो असल में हमें जो करना है वो कूलिंग है। तो ये था गैस को लिक्विड और फिर सॉलिड में बदलने का कॉन्सेप्ट। अब हमने ये तो समझ लिया कि हरारत से सॉलिड
लिक्विड और गैस के दरमियान फेज चेंज होता है, लेकिन क्या हरारत किसी चीज के साथ और भी कुछ करती है? यहाँ एक और मिसाल है कि हरारत क्या करती है। हरारत चीजों को एक्सपेंड करवाती है और इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये लफ्ज़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है और मुझे यकीन है आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसालें देखी होंगी। क्या कभी आपने देखा है कि गर्मियों में कोई ख़ास दरवाज़ा या कोई ख़ास खिड़की बंद ही नहीं होती? इसकी वजह थर्मल एक्सपेंशन है। किसी चीज़ को हरारत देने से इसमें एक ख़ास किस्म का एक्सपेंशन हो सकता है, और यही चीज़ हम अब देखने करने वाले हैं। अब फर्ज करें कि आप एक रूलर लेते हैं और फर्ज करें कि आप इस रूलर को गर्म करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, आप देखेंगे कि रूलर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। ये एक्सपेंशन बहुत छोटा हो सकता है और शायद आंख से देखना भी बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि जब आप स्केल को हरारत देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आता है। अच्छा, हमें कैसे पता चले? अगर आप फौरन इसका पुराने रूलर से मवाजना करें तो आप देखेंगे कि दोनों रूलर्स के साइज में थोड़ा सा फर्क आ गया है। ठीक, और यही छोटा सा एक्सपेंशन वो है जिसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जब हम रूलर को ठंडा करते हैं तो वो अपने असल साइज पर वापस आ जाता है। ये कोई मुस्तकिल तब्दीली नहीं है, बल्कि एक टेम्परेरी चेंज है। ठीक है, और आप ये कॉन्सेप्ट अपने इर्द गिर्द हर जगह देखेंगे। चलें, मैं आपको कुछ मिसालें दिखाती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मुझे यकीन है आपने ऐसा थर्मोमीटर अस्पताल में या अपने घर पर देखा होगा। जब आपने अपने जिस्म का टेम्परेचर मेजर करना हो तो आप कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोमीटर कैसे बनाया जाता है। थर्मोमीटर में एक छोटी सी ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर कुछ मर्क्यूरी होता है। जब थर्मोमीटर को इंसान के मुंह में रखा जाता है तो आप देखेंगे कि ये मर्क्यूरी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान का मुंह गर्म होता है और इसी वजह से ये मर्क्यूरी एक्सपेंड करता है। जब मर्क्यूरी एक्सपेंड करता है हरारत मिलने की वजह से, तो आप देखेंगे कि ये ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है? जब मर्क्यूरी को हरारत मिलती है तो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं, कोलाइडिंग करते हैं, और इसी वजह से एक्सपेंशन होता है और मर्क्यूरी ट्यूब में ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब जब मॉलिक्यूल्स को मज़ीद टकराने और एक्सपेंड होने की ज़रूरत नहीं रहती तो मर्क्यूरी की सतह ऊपर जाना बंद हो जाती है और फिर आप दर्जा हरारत लिख सकते हैं। तो हरारत देने से एक्सपेंशन का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो थर्मोमीटर में ही इस्तेमाल होता है, और ये मरीजों का दर्जा हरारत नापने के लिए अस्पतालों या घरों में बहुत मौसर है। और कहाँ कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल देख सकते हैं? एक और बहुत दिलचस्प मिसाल है फैलाव की दरारें। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब ये शायद आपको बहुत अजीब लगे, दो अजीब और अलग अलग तस्वीरें हैं। मैं आपको समझाती हूँ। आइए पहली तस्वीर को जूम करते हैं। ये कंक्रीट का फर्श है जिसमें इन कंक्रीट ब्लॉक्स के दरमियान कुछ खला छोड़ा गया है। कोई फर्श में खला क्यों छोड़ेगा? क्या इससे फर्श उभरा उभरा नहीं हो जाएगा? हाँ, इससे फर्श थोड़ा सा उभरा हुआ तो हो जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। ये जो खला हैं कंक्रीट ब्लॉक्स के दरमियान, ये गर्मियों में एक्सपेंशन के लिए जगह फराहम करते हैं। फर्ज करें ये फर्श सर्दियों में बनाया गया था और फिर दर्जा हरारत कुछ बढ़ गया जिससे पत्थर एक्सपेंड होने लगे। और अगर पत्थर एक्सपेंड होंगे तो उन्हें फैलने के लिए कुछ जगह चाहिए, और यही काम ये फैलाव की दरार करती है। ये कुछ जगह बना देती है ताकि इन पत्थरों या ब्लॉक्स का एक्सपेंशन हो सके। मेरे पास एक और बहुत अच्छी मिसाल है और वो है रेलवे की पटरी। रेलवे की पटरी पर आप देखेंगे कि अक्सर जगहों पर पटरी में एक दरार सी होती है। अब ये कोई ख़राब या नाकिस रेलवे की पटरी नहीं है,
ये जानबूझकर ऐसे बनाया जाता है। क्यों? ताकि पटरी के दो हिस्सों के दरमियान एक छोटी सी दरार रह जाए, क्योंकि गर्मियों में या दिन के वक्त आप देखेंगे कि ये स्टील एक्सपैंड होना चाहेगा, और जब स्टील एक्सपैंड होना चाहे तो इसे फैलने के लिए कुछ खाली जगह चाहिए, और ये दरार बिल्कुल वही जगह फराहम करती है।